हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरद यूजी में स्वागत है। सर, आज के वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक देखेंगे और ये जो वीडियो रहेगी हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए ये प्रिपरेशन रहेगी। आज के वीडियो में हम बेसिक देखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच बेसिक देखेंगे और आगे जाके हमारा जितने भी टॉपिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है सभी को हम कवर करेंगे। उसी के साथ जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी होगा उस सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों के लिए पूरा प्रीवियस ईयर 2006 से लेकर अभी तक 24 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी को हम एक एक के बाद आप अकेले लेके आके रहेंगे आप लोग, इसलिए हमारे साथ जोड़ते रहिए। और आगे जाके जितने भी पीडीएफ्स रहेगी, ये जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो आप लोग हमारा यूजी शरत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट होता है रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नहीं कि हम सभी को पता है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को आप जोड़ेंगे तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटल फैक्टर मिल जाएगा। और हमको क्या पता होना चाहिए, बिजनेस और एनवायरनमेंट ये दोनों दो टर्म है। दो टर्म को मिलाकर हमारा ये टॉपिक बना हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं, ये दो टर्म को मिलाकर ये टॉपिक बना हुआ है। तो बिजनेस मतलब ये तो हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, और एनवायरनमेंट हो गया जो कि ये टू टाइप्स का हो सकता है। एक इंटरनल हो सकता है और एक एक्सटर्नल भी हो सकता है। नहीं कि एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये दोनों का हम कवर करेंगे। इंटरनल में क्या क्या फैक्टर्स आता है, इंटरनल फिर कैसे वो डिवाइड होगा वो भी देखेंगे। देखिए, ये क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हो गया दैट अफेक्ट कंपनीज ऑपरेशन। ये कौन सी एरिया को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, कंपनी से ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है और बिजनेस का सक्सेस को अफेक्ट कर रहा है। दीज फैक्टर्स कैन इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट डायनामिक, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ये सब कुछ क्या आता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। जो जितने भी सारा फैक्टर्स हो गया, इस सभी फैक्टर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर में उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट कल्चरल organization by the analyzing the adapting the business environment companies can make informed decision। हमको क्या करना है, जो हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस में जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑलवेज एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। ऑलवेज एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। तो एनालिसिस करेंगे तो जो चेंजेस है वो आ रहा है, वो चेंजेस हमको पता चलेगा। उस चेंजेस पता चलने से हमको क्या करना है, उसी हिसाब से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। ओके, और उसको हम अप्रोप्रिएट डिसीजन जो रहेगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो रहेगा, हम उसी हिसाब से ले पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए वो डायनामिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए वो डायनामिक होता है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होते रहता है। देखिए, नहीं जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारे सेंटर में कोई भी सरकार चेंज हो जाएगा। सपोज अभी बीजेपी सरकार है बीजेपी सरकार चेंज होकर कोई और एक सरकार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका पॉलिसी चेंज हो जाएगा। इसलिए जब पॉलिसी चेंज होगा उसी हिसाब से हमको हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो जाके हम उसी के साथ, देश के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होना चाहिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। ये हमेशा क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए वेरियस फैक्टर्स दैट मे बी वेरीफाई एंड सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, लोकेशन, अदर एक्सटर्नल फैक्टर और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। अदर जो भी फैक्टर हो गया, सभी को फैक्टर को लेके हम हमारे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सच बिजनेस नीड टू continuously monitor and respond to the changes in their environment। तो हम चलेंगे, अभी इम्पोर्टेंस देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस में आप लोग देख पा रहे होंगे, छोटा हो जा, ओके, ये 7 फैक्टर आप लोग देख रहे हैं। नहीं, ये 7 फैक्टर नहीं है। ये जो 1 से लेकर
1 से लेकर 5 तक, ये हो गया उसका 5 फिंगर हो गया। ओके, जैसे कि हमारा हाथ में 5 फिंगर होता है, हमारा हाथ में 5 फिंगर होता है, ये 5 फिंगर होता है, मतलब ये 5 स्टेप हो गया, 5 प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये प्रोसेस को कौन कौन कंप्लीट करेगा, स्टेक होल्डर ही कंप्लीट करेगा विथ अडॉप्टिंग चेंज। जो हमारा इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होगा, चेंजेस को लेके हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस स्टेक होल्डर रहेगा, मतलब बिजनेस का ओनर रहेगा, वो क्या करेगा, अडॉप्टिंग चेंज के साथ ये सब काम करेगा। जैसे कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेगा। स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमेशा याद रखो, स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है मतलब ये लॉन्ग टर्म होगा। स्ट्रैटेजिक मीन्स हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा। ओके, स्ट्रैटेजिक मीन्स क्या होगा, हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। जो कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। कंपनी को अलाउ करना पड़ेगा, कंपनी को अलाउ करने को टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक, टू फॉर्मुलेट, ओके, टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक अलायंस, टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव प्लानिंग को हम क्या करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर का नीड क्या चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन कैसे चल रहा है, ये सभी कुछ हमको क्या ध्यान में रखकर हमको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ओके, लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए हमको, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑलवेज हम आउटसाइड में क्या होता है उसी को फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट में ट्रेंड क्या असर है, मतलब कंपटीटर कितना है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, और प्रोडक्ट का डिज़ाइन डिमांड कैसा है, और कस्टमर का लॉयल्टी, जैसे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर का विलिंगनेस, वो सब हमको देखना पड़ेगा। और कस्टमर का नीड के पास नीड, और कस्टमर हम जिस ग्रुप को टारगेट करें उनके पास इनकम कितना है, उनका ज़रूरत क्या है, वो सब कुछ लेकर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नया इंडस्ट्रीज हमारे मार्केट में क्या एंट्री करे और पुराने वाला जो भी है उनके साथ हम कैसे कंपटीशन करके आगे रहेंगे, हमारा नाम ही रहेगा। जैसे कि हमारा नाम ही ब्रांड बनेगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लो तो हम फेविकॉल लेते हैं। ओके, फेविकॉल एक एग्जांपल है। जैसे कि हम जब बच्चे थे ना तभी हमको पता चलता था गम मतलब फेविकॉल, गम मतलब क्या होता है, फेविकल होता है। और अभी तक मेरे को ये भी पता नहीं एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली उसका जो नाम होता है वो भी मेरे को अभी तक पता नहीं है। गम ही होता है, ये इतना ही पता है, बट एक्चुअली उसका नाम फेविकल नहीं है, ये पता है। बट हम क्या बोलते हैं, फेविकल चाहिए। जब दुकान में जाएंगे क्या बोलेंगे, दे फेविकल चाहिए। इसलिए ये क्या हुआ, ये मार्केट का स्ट्रैटेजी हो गया। ओके, ये स्ट्रैटेजी की प्लानिंग है। ये एक कंपनी का नाम को कस्टमर के दिमाग में ऐसे ही बटाना है जो कि वो हमेशा के लिए जो भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाएगा हमारा कंपनी का नाम लेगा। ओके, जो जिसी कंपनी का लेना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, कि बट हमारा कंपनी का नाम से ही वो प्रोडक्ट वो परचेज करेगा। ओके, वो हो गया स्ट्रैटेजी प्लानिंग। देखिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। जो हम तो प्लानिंग तो कर दिए, ओके, हम तो प्लानिंग तो कर दिए, बट मार्केट में रिस्क क्या है वो भी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो प्लानिंग होगा उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और रिस्क को मैनेजमेंट करना है और उसके आगे जाना है। ओके, जो कि क्या वो जो ऋतिक रोशन क्या कहता है, रिस्क के आगे क्या होता है, डर के आगे जीत होता है। इसलिए रिस्क के आगे बिजनेस होता है। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क के आगे प्रॉफिट होता है, बिजनेस होता है, कस्टमर होता है। आप रिस्क ले लो तो आपको कस्टमर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, मार्केट मिलेगा, शेयर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। Okay, by analyzing business environment, companies can identify potential risk and threat. ओके, हम बिजनेस करते हो तो हमको रिस्क भी मिलेगा, थ्रेट भी मिलेगा। नहीं, तो उसी को क्या करना है, हम उसको पार करना है, उसके आगे जाना है। तो उसको आगे जाने के लिए हमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, रिस्क को मैनेजमेंट कर पाएंगे। ओके, अलाउइंग देम टू डेवलप रिस्क मिटिगेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्टीजेंसी प्लान्स। हाँ, हमारे पास स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए और कॉन्टीजेंसी प्लान भी होना चाहिए। जैसे कि कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए मतलब जो इमरजेंसी में जो कुछ चेंजेस आ जाएगा, इमरजेंसी में कुछ चेंजेस आ जाएगा तो हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी प्लान होगा, तो उसको इमीडिएट यूज करके हम क्या कर पाएंगे, रिस्क को मैनेजमेंट कर पाएंगे, रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। ओके, ये हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया, ओके,
ये सेकंड स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ओके, हमको क्या मिलेगा, देखिए हम क्या पहले के क्या हमने स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाया, प्लानिंग के बाद हमको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट किया। रिस्क मैनेजमेंट जब हम रिस्क मैनेजमेंट कर दिए, हमको क्या मिलेगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भर भर के अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, भर भर के अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, उसी अपॉर्चुनिटी को हम क्या करना है, बेनिफिट्स लेना है। उसी अपॉर्चुनिटी से हमको क्या करना है, बेनिफिट्स लेना है। तो कि थ्रू अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स। हम क्या कर सकते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड लिख सकते हैं, मार्केट गैप्स हमको मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन। हम उसी में जाके रिसर्च तो करेंगे ना, रिसर्च करने से हमको ग्रोथ मिलेगा, उसी के साथ हम इनोवेशन यूज कर पाएंगे। ओके, ये हो गया अपॉर्चुनिटी। देखिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी हमको मिल गया। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हम जो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसी प्रोडक्ट को उसी हिसाब से बनाएंगे, मार्केट का जरूरत के हिसाब से बनाएंगे। बनाने के बाद हम उनको एलोकेट कर देंगे, उनको सेल करेंगे। ओके, रिसोर्स को एलोकेट करना है। तो नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फॉर्म्स रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजन। हमको क्या करना है, एलोकेशन डिसीजन लेना है, कैसे एलोकेट करना है, कस्टमर को कैसे पकड़ना है। ओके, उसको माइंड में कैसे सेटअप कर, हमारा प्रोडक्ट को उनके माइंड में कैसे सेटअप करना है, उसी हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ओके, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमको नज़र में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, करंट में कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास, हमारे इंटरनल ह्यूमन कैपिटल कितना है, और आउटसाइडर में ह्यूमन, मतलब हमारा जो कस्टमर है वो कैसा है, उसके पास उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका मतलब विलिंगनेस क्या है, वो सब हमको जानना पड़ेगा। तब उसके बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उसको हम उसी हिसाब से हमको रिसोर्सेज को एलोकेशन करना पड़ेगा। ओके, हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया। रिसोर्स एलोकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस हम लेंगे। ओके, कंप्लायंस लेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पासेस लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमारे पास लीगल जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, हमारा जो बिजनेस के अंदर इनसाइड में जो मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, लो लेवल मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद वर्कर लेवल आता है, नहीं कि ये जो लेवल सब होता है उसी के अंदर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ हमारे कंपनी को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बिजनेस ऑपरेशन करना पड़ेगा। कंप्लायंस विथ दीज रेगुलेशंस इज क्रूशियल एंड अवॉइड लीगल पेनल्टीज। हमको क्या कर पाएंगे, लीगल पेनल्टी अवॉइड कर पाएंगे। मेंटेन रेपुटेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट विथ द स्टेक होल्डर्स। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये सब काम करने के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सब काम करने के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि है स्टेक होल्डर करेगा। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या स्टेक होल्डर है, ये सब काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, स्टेक होल्डर करेगा। बिजनेस ऑपरेट्स विद इन ए बॉर्डर्स इकोनॉमिक कंप्राइजिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स एंड ए कम्युनिटी। ये सब रहेंगे हमारा बिजनेस में, स्टेक होल्डर्स रहेंगे जो कि इंक्लूडिंग कस्टमर रहेगा, सप्लायर रहेंगे, वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक ये सब जो इन्वेस्टर हो गया वो रहेगा, एम्प्लॉई जो वो रहेगा, सप्लायर रहेगा, कस्टमर रहेगा, बैंक रहेगा, और अदर कम्युनिटी कुछ रहेंगे जो कि हमारा बिजनेस को मैनेजमेंट करेंगे। तो उसके बाद कस्टमर तो आ गया, इंक्लूडिंग हो गया। उसके बाद अडॉप्शन कुछ चेंजेस आया, जैसे कि हम अभी डिस्कशन कर दिए, जो कि हमारा पॉलिटिकली चेंजेस आ गया। पॉलिटिकली चेंजेस आएगा तो वो उसका रूल रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो उस हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमको डायनामिक रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायनामिक रखना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग करना पड़ेगा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इफ ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया तो उसी टेक्नोलॉजी को इमीडिएट हमारे इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो जाके हम क्या कर पाएंगे, मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। ओके, ये हो गया। आप लोगों की ये क्या रह गया, इंपॉर्टेंस हो गया हमको, आप लोग मीनिंग पता चल गया। उसके बाद देखिए फीचर्स देखिए फीचर्स में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, डायनामिक नेचर आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब द बिजनेस एनवायरनमेंट मिटिगेटेड, multifaceted and comprise numerous
इंटर रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सोशल ट्रेंड एंड कॉम्पिटेटिव डायनामिक्स. दिस कॉम्प्लेक्सिटी नेसेसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड इंट्रैक्शंस. देखो जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस में फैक्टर्स होता है, इंटरनल फैक्टर हो एक्सटर्नल फैक्टर हो, सभी एक एक कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है. कोई कुछ टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी के लाइक कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आएगा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आएगा हमारे पास जो एम्प्लॉई है उनके बारे में उनको पता नहीं होगा, वो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइमिंग हो उनका शेड्यूल हो, सब कुछ उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आएगा. सेम ऐसे ही कंडीशन जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कंडीशन न्यू आ जाएगा, न्यू कंडीशन आ जाएगा. ओके, एडवांसमेंट जो होगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सपोज हमारा पॉलिटिकली चेंजेस आ गया, वो न्यू रूल लेकर आ रहे, न्यू रूल लेकर आएंगे तो उसी हिसाब से हमारा बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, डायनामिक, ऑलरेडी हम डायनामिक नेचर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, मतलब बिजनेस हमेशा चेंजिंग और इवॉल्विंग होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखिए अनसर्टेनिटी के लिए हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को रेडी रहना पड़ेगा. अनसर्टेन इनहेरेंट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट अराइजिंग फ्रॉम फैक्टर्स होता है मार्केट फ्लक्चुएशंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक नेचुरल डिजास्टर एंड पेंडेमिक्स. ये सब हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकता है. अनसर्टेनिटी को फॉलो करने, उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्टीजेंट प्लान होना चाहिए, कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए. ओके, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए. मिटिगेशन करने के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए इंटरडिपेंडेंस, मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरकनेक्टेड होना चाहिए और इन्फ्लुएंस ईच अदर होना चाहिए. ओके, चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड पैटर्न. क्या इकोनॉमिक कंडीशन चेंज है, सपोज हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, क्या होगा, कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम इन्फीरियर गुड्स सपोज सेल कर रहे हैं, वो कस्टमर इन्फीरियर गुड्स से परचेज ना करके वो सुपेरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना. इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, हमारे पास कम से कम 2 प्रोडक्ट भी होना चाहिए, इन्फीरियर प्रोडक्ट होना चाहिए और सुपेरियर प्रोडक्ट होना चाहिए. जो कि सुपेरियर प्रोडक्ट होगा तो हमारा जो कस्टमर रहेगा ना, वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा. हमको छोड़ के मतलब वो सोच रहा होगा, हाँ इसी कंपनी का प्रोडक्ट मैं पहले यूज़ करता था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहता, उसका जो सुपेरियर वाला क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको भी हम यूज़ करते हैं. ओके, which is in turn affect business sales and profitability. इस किसको क्या कर सकता है, सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट देखिए ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस आ गया, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, और नेक्स्ट देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर. ये जितने भी फैक्टर्स हो गया ना, ये सब क्या हो गया, ये सब बिजनेस का फीचर हो गया, और उसी हिसाब से वो फीचर के हिसाब से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट लागू होना चाहिए. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट. हमारा जो बिजनेस है इन्वायरमेंट को क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको बिजनेस को क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को क्यों अंडरस्टैंड करने का पड़ेगा, क्योंकि हमको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफिकेशन करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है. ओके, रिसोर्सेज को एलोकेशन करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस लेना है, अडॉप्शन टू चेंज करना है, ये सब करना है. इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को प्रॉपरली एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा. तो ये हो गया. देखिए उसके बाद हम पहले डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि उसके अंदर 2 टाइप का एनवायरनमेंट होता है, दो टाइप का फैक्टर होता है, जैसे कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया. ये 2 पार्ट हो गया. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमको क्या देखना पड़ेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में हमको देखना पड़ेगा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, और ऑपरेशनल प्रोसेस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये देखना पड़ेगा. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, इनोवेशन एंड अडॉप्शन मिलेगा, और सम अदर जो कि लीडरशिप स्टाइल हो गया, कंपनी कल्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया,
ओके, एथिकल स्टैंडर्ड हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये टर्म जो है ना हमारा क्वेश्चन में आता है। ओके, एग्जाम में आता है, इसलिए ये सब मैं ऐड करके रखा हूँ। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट करना पड़ेगा। ओके, इनोवेटिव कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब इंटरनली हमारा बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, ये सभी को क्या करना है, उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ये जो फैक्टर हो गया ना, इंटरनल फैक्टर क्या होता है, ये कंपनी जो होता है वो खुद चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, ये कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, बिजनेस होगा, वो खुद इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, इसलिए वो इंटरनल होता है, क्योंकि उसके हाथ में होता है। ओके, बिजनेस के हाथ में होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारा हाथ में नहीं होता वो एक्सटर्नल हो गया। ओके, हमारे हाथ में नहीं है ना, इसलिए एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल मतलब जिसको हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे, हमको उसी हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, हमारा बिजनेस चेंज कर सकता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, हमारा बिजनेस खुद बनाएगा ना। बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे रहेगा, उसका टॉप लेवल कैसे होगा, मिडिल लेवल कैसे होगा, लो लेवल कैसे होगा, और वर्कर लेवल जो भी है उनका सब कैसे कैसे होगा, ये सब कौन बनाता है, हमारा बिजनेस ही बनाता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में क्या आता है, देखिए, हायरार्की आता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ओके, वेरियस डिपार्टमेंट होता है, डिवीजन होता है, टर्म्स होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है, ये सब क्या आएगा, बिजनेस स्ट्रक्चर में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या रहेगा, शेयर्ड वैल्यूज रहेगा, बिलीफ रहेगा, नॉर्म्स रहेगा एंड बिहेवियर्स रहेगा, that shape the attitude and action of employees within the organization। विदिन द ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय लोगों के लिए क्या, जितने भी एम्प्लॉय है उनका एटीट्यूड को कैसे रखना है, कैसे एडजस्ट करके रखना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज क्रिएट करना पड़ेगा, बिलीव्स, नॉर्म्स, बिहेवियर। हाँ, इसके लिए हम लीगल कंप्लायंस लेना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए, द अप्रोच एंड बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड लीडर्स इन गाइडिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय होना चाहिए। हमारे जो मैनेजमेंट होगा ना, मैनेजमेंट का काम क्या होना चाहिए, उनका जो सबऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट वो क्या करेगा, गाइडिंग करेगा, मोटिवेटिंग करेगा, इन्फ्लुएंसिंग करेगा। उनको जो सुपीरियर होगा उसका काम ये रहेगा। लीडरशिप स्टाइल रहना चाहिए, जो लीडर होगा उसके पास लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, कैन वेरी रेंजिंग फ्रॉम ऑटोक्रेटिक टू डायरेक्टिव और डेमोक्रेटिक टू पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है उसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लीडरशिप स्टाइल बहुत सारा टाइप का होता है, उसी हिसाब जिस बिजनेस में जो टाइप का ज़रूरत होता है वहाँ पर उसी हिसाब से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बिजनेस का सबसे, ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे बेस्ट ही है ना। पीपल हु वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम करेंगे पीपल हु वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को ही उनको लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ही बोलेंगे, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, मैनेजमेंट टीम, सपोर्टिंग स्टाफ। ह्यूमन रिसोर्सेज encompass aspects such as recruitment, hiring, training, development, performance management, compensation and employee relation, ये सब चाहिए। ओके, ह्यूमन रिसोर्स को हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको हायरिंग करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन और एम्प्लॉय रिलेशन के साथ हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन टैंजिबल एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट होता है। टैंजिबल रिसोर्स हो सकता है, इंटेंजिबल रिसोर्स हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सपोर्ट इट्स ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये हो गया हमारा इंटरनल फैक्टर हो गया। ये बहुत सारे इंटरनल फैक्टर है जो कि आप लोग उसको नोट कर लो। नोट करने के बाद ये सब आपको क्वेश्चन में पूछता है। ओके, क्वेश्चन में पूछता है जैसे कि कौन सा वाला इंटरनल फैक्टर होगा, कौन सा वाला एक्सटर्नल फैक्टर होगा। नहीं तो ये हमें मैचिंग भी दे सकता है, मैं उसको मैचिंग करो। नहीं तो आप क्या लिखा होगा, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ऑपरेशनल प्रोसेस, द सिस्टम प्रोसीजर वर्कफ्लो एंड मेथड्स यूज टू कैरी आउट ऑर्गेनाइजेशन कोर फंक्शंस एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। ये लाइन लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का ये लाइन लिखा होगा। इसको लेके वो आपको बोलेगा मैचिंग करने के लिए। ओके, ऐसे ही वो क्वेश्चन हमको पूछता है। नेक्स्ट देखिए,
ये हो गया इंटरनल वाला, हो गया एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल में हमको क्या मिलेगा, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर मिलेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, और सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, और लीगल एनवायरनमेंट मिलेगा, और एनवायरमेंटल एनवायरमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये इतने ये जो 5 है, इतना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये 5 ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस 5 को हम अच्छे से पढ़ेंगे एक के बाद एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, और कौन सा वाला, लीगल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके चलो, और कुछ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन आएगा, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव लीडरशिप, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केट ट्रेंड एंड डायनामिक्स, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, ओके, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट इवेंट्स, लेबर मार्केट डायनामिक्स, supplier relationship and supply chain management, cultural and political events, consumer behavior and performance, human and health and safety concerns, energy prices and resource अवेलेबिलिटी, ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज, फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर्स, ये सब रहेगा हमारा, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेगा। ओके, और ये हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम इसी हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये जो पेज है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाओ, उसको नोट कर लो। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्जिम पॉलिसी भी हमारा क्वेश्चन भी आता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट गोल्स, प्राइस स्टेबिलिटी, ये तीनों जो कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर शायद आता है। और इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू फंक्शन में आएगा मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी। और लास्ट इकोनॉमी स्ट्रक्चर में क्या आता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मैक्स्ड इकोनॉमी, मार्क्सिज्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर टर्म्स लिखा हुआ है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह से हमारा क्वेश्चन आता है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए स्पेशल एक क्लास लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली उसको हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। और इसी वीडियो को ऐसे ही आप लोगों को जिस टॉपिक चाहिए तो कमेंट करते रहिए, और हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने हो सके, जितने भी आप लोग जितना भी फ्रेंड्स है, ग्रुप है, सभी जगह शेयर कीजिए। हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए जितनी भी बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे। और आप लोग हमको मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए टीचर बन पाऊँगा, तभी जाके बन पाऊँगा एक टीचर। मैं टीचर बनना है मेरे को, इसलिए टीचर कौन बनाता है, एक स्टूडेंट जो लर्नर होता है, वो एक जो पढ़ाता है उसी को वो टीचर बनाता है। इसलिए मेरे को आपका टीचर बनना है, आपको मेरा लर्नर बनना है, तो मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ। जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।